माझे नाव दुर्गी जी। वेलकम टू माय शो क्रेजी टॉक्स। आज हमारे शो का 4th एपिसोड है और आज के हमारे गेस्ट है एक शानदार कलाकार, सिंगर शमी अली खान। तो शमी सर, मैं स्वागत करता हूँ हमारे शो में आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो शमी सर, आप इतने बड़े सिंगर हो, आपने इतने प्यारे प्यारे गाने गाए, तो आपकी इतनी खूबसूरत जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? मतलब आपको इंटरेस्ट कैसे आया सिंगिंग में? स्टार्टिंग तो मेरी बचपन से ही थी, क्योंकि बचपन से ही गाने का शौक़ था और ये ब्लड में भी है, क्योंकि हमारे वालिद साहब भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, हारमोनियम प्लेयर हैं। तो बचपन से ही हमारे घर में, फैमिली में, सब जगह पे म्यूज़िक का माहौल रहा है। तो दूसरे भी हमने काम किए हैं, लेकिन उस काम के चलते चलते मतलब संगीत हमारे घर में मतलब एवरीडे का मेरे वालिद साहब रियाज़ करते थे, हम लोग सुनते थे। तो उनकी आवाज़ सुन सुन के ही मेरे को इंटरेस्ट आया। तो बस वहीं से मैंने स्टार्ट किया सीखना डैडी से। मेरे डैडी ही मेरे उस्ताद हैं और आज मैं जितना भी जो भी कुछ गाता हूँ सब मेरे पापा ने ही मुझे सिखाया है। तो उसके पहले आप क्या करते थे? मैं एक चांदी का काम करता था, ज्वेलर्स का, ताकि उसमें मैंने 15 साल मैंने काम किया है और कंप्लीट काम करता हूँ, बहुत अच्छा ज्वेलरी बनाता हूँ। तो वो सब मैंने काम किया सिंगिंग में आने से पहले। तो आपको सिंगिंग में पहला ब्रेक कब मिला था? पहला ब्रेक मुझे मिला 31 को, हमारा जो सॉन्ग रिलीज़ हुआ है तू जो मिला। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा ध्रुव गिजो को, इतनी अवेसम इन्होंने परफॉर्मेंस किया है उसके अंदर, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस वही मेरा एक पहला ब्रेक है जो शिवा सर ने मुझे, हमारी मीटिंग हुई, हमारे दोस्त हैं उनके ज़रिए से शिवा सर से मिला, उनसे मुलाकात हुई, गाना लिखा, बनाया, तो वही मेरा पहला ब्रेक है। उसके लिए मैं शिवा सर को भी थैंक यू कहना चाहूँगा। तो हर एक की लाइफ में एक गुरु होते हैं, एक मास्टर होते हैं, एक उस्ताद होते हैं। तो आपके मतलब आपके लाइफ में वो कौन थे? मेरे उस्ताद, मैंने जैसे कि आपको बताया अभी, मैं वालिद साहब से ही मैंने सीखा है। मेरे जो गुरु हैं वो मेरे पापा ही हैं। जितना भी मैंने गाता हूँ, जितना भी मैं सीखा हूँ, मैं सब मेरे डैडी से सीखा है मैंने, और वही मेरा आइडल रहा है हमेशा से। तो सिंगिंग में मतलब आपका फेवरेट गाना क्या था? फेवरेट गाने तो बहुत सारे हैं, ऐसे तो नाम लेंगे तो बहुत सारे फेवरेट हैं, लेकिन ये है कि गाने सब अच्छे ही होते हैं। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है आपको इस टाइम में किस मूड में हो, वो टाइम में दूसरे टाइम में आप कौन से मूड में हो, तो गाने सब अच्छे ही होते हैं। तो ज़्यादातर ये है कि मतलब तकरीबन मैं सभी गाने पसंद करता हूँ। तो मतलब आप सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के गाने गाते हो कि कोई और लैंग्वेज के भी गाने गाते हो? अभी ऐसे तो जो बॉलीवुड में जो गाने आए हैं वो अभी तक हिंदी गाने आए हैं, लेकिन ये है कि मैं प्योर पंजाबी भी गाता हूँ और ज़रूरत पड़ेगी तो मराठी भी गा लेता हूँ। तो हो जाए उसकी एक झलक। पहले मैं आपको मेरा गाना सुनाना चाहूँगा जो कि यूट्यूब पे रिलीज़ है सब जगह पे, और बहुत अच्छा गाना बना है और पब्लिक ने बहुत प्यार दिया उसको। तो मैं पहले शुरुआत अपनी गाने से करना चाहूँगा, 2 लाइन आपके लिए, और मेरी ऑडियंस को कहना चाहूँगा जिन लोगों ने गाना नहीं सुना वो भी एक बार ज़रूर सुने, बहुत प्यारा रोमांटिक सॉन्ग है। तो ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं सुना है, और जिन्होंने सुना है उनके लिए थैंक यू। चल पड़े राहों में कुछ ना कहो, मैं तुम्हें तुम मुझे चाहते रहो, तू जो मिला तो सब कुछ मिला, तेरे बिना अब कुछ ना मेरा, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, तू जो मिला तो ऐसा लगा कि ज़िंदगी खूबसूरत हो गई। ये अपना पहला गाना है जो कि आप लोगों ने सुना है, और जिन लोगों ने नहीं सुना वो ज़रूर सुने प्लीज़। थैंक यू। मतलब आप तो इतना बढ़िया गाना गाते हो, अभी आपने गाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो मतलब अगर किसी को सिंगर बनना है, किसी को गाना गाना है, तो उसको क्या आना चाहिए? सबसे पहले तो रियाज़ ही होता है, सबसे बड़ी बात तो रियाज़ में आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे, जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर रियाज़ करेंगे, उतनी जल्दी आपकी आवाज़ प्रिपेयर होती है। उसमें एक रियाज़ का कैसा सीन है, अगर आप एक दिन रियाज़ नहीं करते तो आप 10 दिन पीछे जाते हैं, तो उसमें कंटिन्यू आपको रियाज़ करना पड़ता है सबसे पहले तो। और जो रियाज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। रियाज़ करने का भी ये तरीका है, जो लोग सोचते हैं कि भाई मेरी आवाज़ लंबी हो जाए, और कुछ लोग जो हैं जिनको मालूमात नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, हाई पिच पे रियाज़ करते हैं, जबकि आवाज़ लंबी करने से हाई पिच पे रियाज़ नहीं होता है। एक्चुअल में अगर आपको अपना रेंज बढ़ाना है, अपनी आवाज़ को अच्छे से मॉडिफाई करना है,
तो उसका जो रियाज़ होता है वो उसका रियाज़ होता है खरज का। खरज का मतलब लो पिच पे। हाई पिच पे अगर आप रियाज़ करेंगे तो उसमें आवाज़ बैठ जाती है और उसमें आवाज़ का ज़्यादातर संतुलन ख़राब ही हो जाता है ज़्यादातर। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो लोग बिगिनर हैं, जो नया सीख रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप खरज में रियाज़ करें, ये बेटर है इसके लिए। तो आप इतना अच्छा गाना गाते हो, तो इसके लिए आई एम श्योर इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रिपरेशन की एकदम कॉन्सेंट्रेट की ज़रूरत है। तो आप रिहर्सल का भी करते हो, और कब करते हो? रिहर्सल का तो कोई टाइम नहीं होता है। दिन में मैंने जैसे आपको बताया कि एवरीडे रियाज़ होना चाहिए। वो ये मैटर नहीं करता है कि आप सुबह में कर रहे हो, दोपहर में कर रहे हो, शाम में कर रहे हो, लेकिन ज़्यादातर अच्छा वक्त जो रहता है तो मॉर्निंग का रहता है। क्योंकि जब आप सुबह उठते हो, उठने के बाद जो आप फ्रेश जो रियाज़ होता है ना, नाश्ता करने से पहले जो रियाज़ होता है उसका अलग ही बात होता है। तो सुबह का रियाज़ का टाइम अच्छा होता है, बाकी आप किसी भी टाइम रियाज़ कर सकते हो। लेकिन ये है कि एवरीडे मिनिमम अगर आप बिज़ी हो, आपके पास टाइम नहीं है, मिनिमम 1 घंटा तो मिलना ही चाहिए रियाज़ के लिए। अगर आप 1 महीना एवरीडे रियाज़ करते हो तो आप बहुत जल्दी एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं। अच्छा, तो मैं आपको एक एक छोटा सा बेसिक सवाल पूछता हूँ, म्यूजिक का मतलब क्या है? म्यूज़िक का मतलब तो क्या है, म्यूज़िक को तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। एक समंदर है, जैसे ये एक समंदर की गहराई इंसान नाप नहीं सकता, तो ऐसी संगीत है। संगीत में आप जितना घुसोगे, जितना सीखोगे, उतना आपको कम लगना चालू हो जाएगा। एक आदमी कुछ भी किसी भी चीज़ को सीखता है ना, तो वो तैयार होता है, उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हाँ हो गया, अभी मैं तैयार हो गया हूँ। लेकिन म्यूज़िक का कैसा है, आप जितना ज़्यादा सीखोगे, जितना ज़्यादा लेवल पे आप सीखोगे, उतना आपको ये लगेगा यार मैंने तो अभी कुछ सीखा ही नहीं है। तो म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक समंदर है, उसको आप जान ही नहीं सकते, इतनी गहराई है संगीत के अंदर। जैसे कि सर आप बोल रहे थे वो पिच, तो पिच का मतलब क्या है? पिच का मतलब ये होता है कि हम जो जब रियाज़ करते हैं ना, उसमें 3 पिच होती है। सेम नोट्स होता है, लेकिन सेम नोट की एक पिच होती है। एक लो होता है, एक मिडिल होता है, एक हाई होता है। तो जो जो लोग म्यूजिशियन हैं वो लोग तो ये चीज़ समझते हैं, लेकिन जो लोग नॉन म्यूजिशियन हैं तो मैं उनको एक अलग तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। उनको मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि पिच का मतलब ये होता है कि 3 पिच होती हैं इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया लो, मिडिल और एक हाई। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया, एक थर्ड फ्लोर हो गया। तो अपने को अब रियाज़ करना है अपने को लो पिच पे। लो मीन्स मतलब फर्स्ट फ्लोर। तो अपने को रियाज़ जो करना है ना, तो अपने को जितना भी रियाज़ करना है ना, तो सब फर्स्ट फ्लोर पे ही खेलना है अपने को पूरा। जितना भी अपने को खेलना है ना रियाज़ पे, वो सब फर्स्ट फ्लोर पे खेलना है। क्योंकि अगर आप उस पे सेकंड पे जाओगे तो आप थक जाओगे, फिर और सेकंड पे जाओगे तो आफ्टर सेकंड पे जाओगे तो और ज़्यादा थक जाओगे आप। तो रियाज़ आपका जितना नीचे होगा तो उसका आपका सांस का बैलेंस बनेगा जब आप खेलोगे। तो जब आपका सांस का बैलेंस बन जाएगा, तो जब आप स्टेज से परफॉर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली आप तीसरी पिच पे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो आई थिंक ये पिच होता है, और जो रियाज़ करना चाहिए तो वो ज़्यादातर लो पे ही करना चाहिए। तो सर आपको कितने साल हो गए, मतलब कब से आप गाना गा रहे हो? बाय प्रोफेशनल तो मैं 15 साल से सिंगिंग कर रहा हूँ, परफॉर्मर एज ए परफॉर्मर में काम कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि बचपन से सीख भी रहे हैं और थोड़ा बहुत घर में माहौल रहा है संगीत का। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वालिद साहब मेरे सिंगर है, तो मेरे वालिद साहब आज भी इतनी एज होने के बाद भी आज भी एवरीडे वो रियाज़ करते हैं। तो बचपन से ही संगीत रहा है कान में, तो बचपन से वहीं से शौक़ चला अपने को। डैडी हमारे प्रैक्टिस करते थे, हम सुनते थे जब छोटे थे, फिर थोड़ा बड़े हुए, फिर थोड़ा और ज़्यादा सुनते थे, फिर और बड़े हुए तो वहाँ से इंटरेस्ट आ गया, और जब इंटरेस्ट आया तो फिर उनसे सीखना चालू किया। तो धीरे धीरे सीखते सीखते अभी 15 साल से मैं एज ए सिंगर काम कर रहा हूँ। तो मतलब आपके हिसाब से म्यूजिक में वो मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले तो आपको एवरीडे का रियाज़ करना है, और दूसरी बात ये है कि रियाज़ के साथ साथ में आपका गुरु होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको कोई टीचर नहीं है तो आप प्रोफेशनल में आगे नहीं जा सकते। क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल बहुत माहौल ये चल रहा है कि लोग यूट्यूब से सिंगर बन रहे हैं, यूट्यूब से गिटारिस्ट बन रहे हैं, यूट्यूब से हारमोनियम सीख रहे हैं। उनको लग रहा है कि यूट्यूब पे देख देख के हम लोग आर्टिस्ट बन जाएंगे। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, सीखना पड़ता है, एक उस्ताद होना ज़रूरी है। जब तक आपका उस्ताद नहीं रहेगा तो आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। तो उस्ताद के पास जाओ, आप संगीत को सीखो, और जो सबक मिलता है आप उसको प्रैक्टिस करो, और वैसे ही प्रैक्टिस करो जैसा आपको बताया जाए। क्योंकि जैसे कि मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जब मैं छोटा सा था तो मैं थोड़ा बहुत हारमोनियम बजाता था, सरगम बजाता था। मेरे डैडी मेरे को बोलते थे ये प्रैक्टिस करिए, फिर मैं प्रैक्टिस करता था उनके सामने। तो जैसे उठ के चले जाते थे तो हम लोग क्या करते थे, अपने गाने बजाने चालू करते थे। क्योंकि जब आदमी नया नया कोई इंस्ट्रूमेंट सीखता है कुछ भी, तो उसको एक स्टेप आगे बहुत फास्ट जल्दी आगे जाने की रहती है उसको। लेकिन ये गलत है, हालांकि हर स्टूडेंट करता है, सब करते हैं, क्योंकि एक वो शौक़ होता है, तो एक वो शौक़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितने भी लोग
जो लोग सीखने वाले लोग हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपको जो सबक दिया जाए उस पे आप प्रैक्टिस करो। जैसे कि हम लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हम जाते हैं तो टीचर हमें जो होमवर्क देता है हम वही करते हैं ना। उसकी जगह एक ही जगह अपन तो बी तो नहीं लिख सकते ना। अगर एक ही जगह अपन बी लिखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है अपन फेल हो जाएंगे। तो ऐसा ही संगीत का हिसाब है, गुरु के पास जाओ आप सीखने के लिए, और जैसे वो बताएं वैसे आप प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम संगीत में दो। अच्छा, तो अपने गले का ख्याल रखने के लिए आप कोई एक्सरसाइज करते हो या फिर कोई एक्स्ट्रा केयर करते हो अपने गले की? अभी एक्स्ट्रा केयर तो कुछ भी नहीं करता हूँ मैं। मेरी अगर बात बताऊँ तो गले की एक्सरसाइज तो देखो है रियाज़। और कुछ लोग बोलते हैं ना, जो परहेज़ करते हैं, अरे यार ठंडा पीने से आवाज़ ख़राब हो जाती है, चावल खाने से आवाज़ ख़राब होती है। तो हमारे साथ में तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता। तो तुम्हारी खाली एक सोच है। जो इंसान रियाज़ कर रहा है एवरीडे, वो कुछ भी खा सकता है। आज मैं सब कुछ खाना पीना खाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आवाज़ अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है। तो मेन है रियाज़। रियाज़ पे ये सब चीज़ डिपेंड करती है। आप जितना रियाज़ करोगे तो आप उसमें कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, उसमें तुम्हारी आवाज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सर्दी का मौसम ऐसा होता है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी है, आप उसमें ऐसा घूम रहे हो, सर्दी में जो कफ़ की जो प्रॉब्लम होती है, नज़ला खांसी हो जाता है, उसमें थोड़ा सा आवाज़ पे फ़र्क पड़ता है। तो उसके लिए फिर डॉक्टर है ही, मेडिसिन लेके वो सही हो जाता है, उसमें कोई इशू। तो अभी आप इतना अच्छा अच्छा गाना गा रहे हो, तो आपका फ्यूचर में मतलब क्या प्लान है आगे? अभी फ्यूचर में संगीत ही करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी अपने 2 गाने आ गए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी 2 गाने और फरवरी में आने वाले हैं। और एक गाना तो जैसे कि मैंने अभी गाया था आपके लिए, तू जो मिला, और दूसरा गाना मेरा ये है भारत का वासी, जो कि इंडिपेंडेंस सॉन्ग था, वो रिलीज़ हुआ था। उसकी मैं 2 लाइन गाना चाहूँगा अपनी ऑडियंस के लिए। मुझे ये नाज है खुद पर कि मैं भारत का वासी हूँ, है भारत एक मंदिर और मैं इसका पुजारी हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है भारत एक मंदिर और मैं इसका पुजारी हूँ। तो संगीत भी ऐसी ही चीज़ है। संगीत भी एक मंदिर है, आप उसकी जितनी पूजा करो उतनी कम है। तो जितनी आप पूजा करोगे तो उतना ऊपर वाला आपको देगा, और जितनी ज़्यादा पूजा करोगे उतना कम है आपके लिए। तो ये 2 गाने के अलावा और भी आपका कोई अपकमिंग गाना आ रहा है? 2 गाने और आने वाले हैं, क्रेज़ी म्यूज़िक कंपनी से रिलीज़ होने वाले हैं और बहुत जल्दी आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। और उसके अलावा एक और 2 गाने मेरे और बड़ी मूवी में आने वाले हैं। 25 की एंड में या 26 की स्टार्टिंग में मेरे 2 गाने आने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है वीकू पाइपर। वो भी मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, वीकू पाइपर में 2 गाने अपने और आने वाले हैं, वो भी बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेंगे। तो आपके फ्यूचर के लिए और मेरे पूरे टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अगर किसी को म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप रियलिटी शो में ट्राई करें, अच्छा रियाज़ करें। अच्छा रियाज़ करने के बाद में रियलिटी शो में ट्राई करें। और अगर आपको वहाँ पे मौका नहीं मिलता है तो उसके बाद तो फिर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें आप अपने आप को आगे लाने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इंस्टाग्राम चल रहा है, इंस्टाग्राम पे आप अपनी रील्स बना के डाल सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि रियलिटी शो का भी कैसा है, अभी इसमें लाखों पब्लिक है, लाखों स्ट्रगल वाले सिंगर आए हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, बहुत सारे म्यूजिशियन हैं जो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको ब्रेक नहीं मिल रहा। आप सबको तो रियलिटी शो में भी मौका नहीं मिलेगा, वहाँ पे भी कुछ लोग ही सिलेक्टेड होते हैं, बाकी क्या करेंगे। तो बाकी के लिए ये है कि अपने जितने सोशल मीडिया पे जितने भी मतलब फैसिलिटी है आज के टाइम में, उसको यूज़ करें, और उसको यूज़ करने के बाद आगे आने की कोशिश करें, बस उसमें यही है। आजकल बहुत सिंगिंग रियलिटी शोज चल रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसके बारे में तो ये कहना चाहूँगा मैं कि 5 साल तक मैंने कंटिन्यू रियलिटी शो में ऑडिशन देता था। मैं अपने गाने बॉलीवुड में आने से पहले मैं हर साल में ऑडिशन देता था। मैंने मुंबई में ऑडिशन दिए, दिल्ली में दिए, देहरादून में दिए। देहरादून में मैं गया था, फाइनल में आया था। दिल्ली वाले शो में गया था, वहाँ पे भी मैं फाइनल तक राउंड में आया। लेकिन मेरे साथ में एक वाक़या मैं बताना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को। मेरे साथ में एक बार ऐसा हुआ, मुंबई से मैंने ऑडिशन दिया तो वहाँ पे माइक में अनाउंस किया जा रहा था बाकायदा कि भाई 2 लाख रुपए दो और सीधा टॉप 10 में आओ। तो वहाँ पे अनाउंस हो रहा था, मैं मतलब शो का नाम नहीं लूँगा, एक रियलिटी शो था म्यूज़िक का। तो मैं वहाँ पे ऑडिशन के लिए गया था।
तो जिस दिन मैंने वो अनाउंसमेंट सुना कि भाई 2 लाख रुपए दे के अपने को टॉप 10 में आना है, तो वहाँ पे मेरे को बहुत हर्ट हुआ कि यार इस शो के लिए मैं 5 साल से ऑडिशन दे रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ उसमें आने की। लेकिन जिस दिन मैंने वो अनाउंसमेंट सुना कि भाई पैसे दे के सब अंदर जा रहे हैं, तो उस दिन मुझे बहुत हर्ट हुआ जिस दिन मैंने ये चीज़ देखी कि भाई रियलिटी शो में 2 लाख रुपए दो, टॉप 10 में जाओ। फिर मैंने उसी टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज से अब मैं ऑडिशन नहीं दूंगा और कहीं पे जाऊंगा भी नहीं, जो भी करूंगा खुद का ही करूंगा। तब से मेरे को दिमाग में माइंड में आया था, तो उसी दिन से मैंने गाने लिखने चालू किए, गाने मैंने कंपोज करने चालू किए और आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास 30-40 गाने रेडी है, जिसमें सैड सॉन्ग भी आ गए, रोमांटिक भी आ गए, आइटम सॉन्ग भी आ गए, सब तरह के गाने मेरे पास रेडी है। तो वहाँ से जो मुझे हर्ट हुआ था ना कि पैसा दे के टॉप 10 में जाना है, तो वहीं से मतलब मेरा दिल खट्टा हो गया था। उसके बाद से मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया और वहीं से बस मैं म्यूजिक डायरेक्टर का, लिरिक्स राइटर का मैंने सोचना चालू कर दिया था। उससे पहले मैं हमेशा से जाता था ऑडिशन करने के लिए, एक अगर वहाँ पे रियल काम होता है, अगर हकीकत में वहाँ पे टैलेंट की वैल्यू है, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई रियलिटी शो का एक ऑप्शन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रियलिटी शो जो है पूरा स्क्रिप्टेड है। जितना भी क्राउड जमा होता है ना, ये सब क्राउड आता है, ये लोग रियल होते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन होकर जो लोग अंदर आते हैं वो एक्चुअल में पहले ही डिसाइड हो जाता है कि भाई किसको लेना है। खाली वो प्रमोशन के हिसाब से बाहर भीड़ जमा की जाती है। लोकल के जितने भी हैं लोग आते हैं, लोकल जहाँ पे भी मतलब ऑडिशन रखते हैं, जैसे कि दिल्ली में मैंने आपको बताया, दिल्ली में ऑडिशन मैंने किया, देहरादून में किया, मुंबई में किया। तो जिस लोकेशन पे भी ऑडिशन होता है वहाँ के बहुत सारी क्राउड जमा होता है, लोकल की सारी पब्लिक आती है, लेकिन खाली वो प्रमोशन के लिए ही होती है और सिलेक्शन तो उनका पहले ही हो जाता है कि भाई अंदर किसको आना है। तो ये चीज़ है। मेरी तरफ से और मेरे पूरे शो की तरफ से आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच। आज की शाम आप हमारे साथ बिताए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका वक्त निकल के आए, थैंक यू। क्रेजी म्यूजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये ध्रुव कीजिए जो कि तू जो मिला के हीरो बहुत अच्छे अवेसम परफॉर्मेंस किया इन्होंने। इनके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरे गाने पे 4 चांद लगाए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।